नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई हैं। सभी पार्टियों ने वोटर्स को साधने की कोशिश की है। इसी बीच कांग्रेस ने सभी मस्जिदों के बाहर संकल्प पत्र बांटने का फैसला लिया है। इसे मुस्लिम वोटों को साधने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। ये संकल्प पत्र का महाअभियान 24 सितंबर यानी कि कल से शुरू हो चुका है और 15 अक्टूबर तक यानी कि अगले 4 शुक्रवार जब जुम्मे की नमाज पढ़ी जाती है उस दौरान मस्जिदों के बाहर ये संकल्प पत्र बांटे जाएंगे। कांग्रेस मुस्लिम वोटर्स को साधने की पूरी कोशिश कर रही है। आपको बता दें कि यूपी में मुस्लिम वोट बड़ा फैक्टर है। यहां करीब 19% मुस्लिम आबादी है जिनका असर 143 सीटों पर पड़ता है। मुस्लिम वोट बैंक पर पहले कांग्रेस का कब्जा हुआ करता था, लेकिन अब यूपी के मुसलमान समाजवादी पार्टी के पाले में नजर आते हैं। इस बार तो ओवैसी की पार्टी भी मुस्लिम बाहुल्य वाली सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी है। ऐसे में बड़ा सवाल, मस्जिदों में संकल्प पत्र बांटने से क्या यूपी चुनाव में कांग्रेस को मिलेगा सियासी फायदा? मुसलमान वोट किसको मिलेगा और किसका कटेगा? तो कांग्रेस की इस सियासी रणनीति पर सियासी बयानबाजियां भी तेज हो गई हैं। बीजेपी और आम आदमी पार्टी के साथ कांग्रेस का क्या कुछ कहना है, इस पर सुनिए। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, तो अब कांग्रेस को मुसलमानों की याद आ गई। इससे पहले कांग्रेस कहां थी? कांग्रेस पीढ़ी दर पीढ़ी केवल मुसलमानों को बेवकूफ बनाने का काम करती आ रही है। मैं अपील करना चाहूंगा तमाम उलेमाओं से, तमाम मुस्लिम धर्म गुरुओं से कि ये जो कांग्रेस मस्जिदों के बाहर एक राजनीतिक नौटंकी करने का काम करने जा रही है, कि मस्जिदों के बाहर अपने राजनीतिक एजेंडा सेट करने जा रही है, इसका विरोध होना चाहिए। तमाम मुस्लिम समाज से मैं अपील करना चाहूंगा कि कांग्रेस हमारे धार्मिक स्थलों को टारगेट करके जो राजनीतिक अड्डा बनाने की कोशिश कर रही है, इसका विरोध होना चाहिए। चुनाव के वक्त हर पार्टी का विशेषाधिकार होता है कि वो अपनी बातों को हर वर्ग के लोगों तक कैसे पहुंचाए। अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों पर हम लोग क्या क्या करेंगे, हमने इन बातों को पहुंचाने का काम एक पत्र के माध्यम से किया है, जिसमें बुनकरों की समस्याओं का समाधान, पसमानदा समाज की समस्याओं का समाधान, अल्पसंख्यक वर्ग के लिए शिक्षा की समस्या के समाधान के लिए तमाम बातें कही गई हैं। और डॉक्टर मनमोहन सिंह के कार्यकाल को भी याद दिलाया गया है, जिसमें उन्होंने बुनकर समाज के लिए कौन कौन सी घोषणा और कौन कौन सी योजनाएं लागू की थी। हमारा ये भी विशेष प्रयास रहेगा कि बुनकर समाज के लोगों के लिए बिजली की व्यवस्था, सस्ते ऋण की व्यवस्था और उनके सामान को मार्केटिंग की व्यवस्था एक ही जगह पर अच्छे तरीके से। उत्तर प्रदेश में 2022 विधानसभा चुनाव आते ही उत्तर प्रदेश के हर एक राजनीतिक दल इस वक्त जात पात और धर्म की ही राजनीति कर रहे हैं और उसी पर चर्चा भी कर रहे हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश की आम जनता की क्या समस्याएं हैं, क्या मूलभूत सुविधाएं उनको मिलनी चाहिए, महिलाओं का सम्मान, बेरोजगारों को रोजगार, महंगाई जैसे गंभीर मुद्दे, कानून व्यवस्था जैसे अति गंभीर मुद्दों पे कोई चर्चा नहीं हो रही और ना ही इन राजनीतिक दलों के पास उत्तर प्रदेश को लेकर कोई विजन ही है। आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में मूलभूत सुविधाओं को लेकर दिल्ली में जो हमने काम किया है, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, महिला सुरक्षा, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा जैसे तमाम मुद्दों को ही लेकर उत्तर प्रदेश में 2022 का चुनाव लड़ेगी। तो आपको बता दें कि इस अभियान के तहत अगले 4 शुक्रवार तक मस्जिदों के बाहर जुम्मे की नमाज के बाद कांग्रेस संकल्प पत्र बांटेगी और कांग्रेस का यह संकल्प पत्र 25 लाख लोगों तक पहुंचाने का लक्ष्य है। तो अब यूपी में अल्पसंख्यकों के बीच अपना खोया हुआ जनाधार मजबूत करने के लिए शुक्रवार से अभियान शुरू कर दिया है कांग्रेस पार्टी ने। तो उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिहाज से अब हर पार्टी अपने अपने वोट बैंक को साधने में जुटी हुई है। अल्पसंख्यकों के बीच अपना खोया हुआ जनाधार वापस लाने के लिए कांग्रेस पार्टी ने इसकी शुरुआत की है।
शुक्रवार से अपने संकल्प पत्र बांटने शुरू किए हैं। मस्जिदों के बाहर जुम्मे की नमाज के बाद कांग्रेस पार्टी ने लक्ष्य रखा है कि 25 लाख लोगों तक ये संकल्प पत्र पहुंचाए जाएं। 15 अक्टूबर तक ये अभियान कांग्रेस पार्टी का चलेगा। 24 सितंबर से लेकर 15 अक्टूबर तक चलने वाले इस अभियान में हर शुक्रवार को मस्जिदों के बाहर संकल्प पत्र कांग्रेस की ओर से बांटे जाएंगे। तो 16 सूत्रीय संकल्प पत्र है कांग्रेस पार्टी का, जिसको मस्जिदों में जाकर लोगों तक पहुंचाया जाएगा। सोलह बिंदु कांग्रेस पार्टी के संकल्प पत्र में हैं, जिसमें सीएए एनआरसी विरोधी आंदोलन में दर्ज मुकदमे वापस होंगे और मुआवजा दिया जाएगा। ये इस संकल्प पत्र में लिखा गया है। राजस्थान की कांग्रेस सरकार की तरह मॉब लिंचिंग के खिलाफ कानून बनाने के लिए विधानसभा से राष्ट्रपति को प्रस्ताव भेजा जाएगा। ये भी इसमें है। इस तरह के 16 ऐसे बिंदु हैं जो इस संकल्प पत्र में शामिल हैं। और हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं चर्चा करने के लिए। सीधा आपका परिचय करा दूं। हमारे साथ समाजवादी पार्टी से प्रवक्ता डॉक्टर अभिषेक राय हैं। अभिषेक राय जी, आपका स्वागत है। हमारे साथ एसबीएसपी से प्रवक्ता जैनेन्द्र अर्कवर्षी हैं। जैनेन्द्र जी, आपका स्वागत है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं भास्कर दुबे जी, आपका स्वागत है। बीजेपी से प्रवक्ता हैं राघवेंद्र सिंह जी, आपका स्वागत है। और अल्पसंख्यक विभाग कांग्रेस से प्रवक्ता है हमारे साथ चौधरी खालिद मोहम्मद जी, आपका भी स्वागत है। सबसे पहले शुरुआत राघवेंद्र जी आप ही से मैं कर रहा हूं। कांग्रेस पार्टी अब अल्पसंख्यकों को लुभाने के लिए अपने संकल्प पत्र बांट रही है और उसमें सीएए और एनआरसी का भी जिक्र है। इस दौरान जिन लोगों पर मुकदमे दर्ज हुए, इसका विरोध उस समय भी किया गया था और एक बार फिर से ये अपने संकल्प पत्र में कांग्रेस पार्टी ने दर्ज किया है। किस तरह से आप देख रहे हैं कांग्रेस के इस अभियान को? मैं ये बात कहें, इनके अभियान को कांग्रेस पार्टी की मति मारी गई है। वो लोटे में ऊँट ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। वास्तविकता तो ये है, चाहे केंद्र हो चाहे उत्तर प्रदेश हो, कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से देश की जनता से अपनी विश्वसनीयता खो चुकी है। मैं ये पूछना चाहता हूँ, 2004 से लेकर 2014 तक इनकी सरकार रही है, इन्होंने अल्पसंख्यकों के लिए क्या किया है? मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूँ। 2004 से लेकर 2014 तक अल्पसंख्यक मंत्रालय का जो बजट था मात्र 35,000 करोड़ रुपए का था। केंद्र में हमारी सरकार आई, माननीय मोदी जी को लगा ये बजट थोड़ा कम है, तो उन्होंने उसको बढ़ा करके तत्काल 5,000 करोड़ रुपए किया जी। हम लोग देखिए जाति धर्म की राजनीति नहीं करते हैं, लेकिन हमारी जैसे केंद्र में सरकार आई, हमें लगा कि अल्पसंख्यकों के लिए ये बजट थोड़ा कम है, मैं तत्काल उसको बढ़ाया। जब केंद्र की सरकार थी, मनमोहन सिंह कहा करते थे कि देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है। आज ये कांग्रेस के प्रवक्ता यहाँ नहीं बैठे, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, क्या ये न्यायोचित है? क्या ये तर्कसंगत है? वास्तविकता तो ये है, ये लोगों जब सरकार बनती है, चाहे मुसलमान हो चाहे हिंदू हो चाहे कोई भी वर्ग हो, सिर्फ ये लोग उसको बदलाने का काम करते हैं, अपनी सरकार बनाने का काम करते हैं और मात्र अपना उल्लू सीधा करते हैं और भ्रष्टाचार में आकर लिप्त हो जाते हैं। ठीक है चौधरी खालिद मोहम्मद जी, कांग्रेस पार्टी के ऊपर ये आरोप बीजेपी लगा रही है कि साहब आप देखिए विरोध तो कर रहे थे जातिवाद वाली राजनीति का और खुद अब आप इसी चीज को कर रहे हैं। हम लोग जो है बिल्कुल इस तरह की राजनीति नहीं कर रहे हैं जैसा कि राघवेंद्र सिंह जी कह रहे हैं। असल में हमारा जो टारगेट है, ये हमारा निश्चय है जी, जो हमने संकल्प लिया है। इस संकल्प को अगर हम लोग सरकार बनाते हैं तो हम इस संकल्प पर खरे उतरेंगे और जो हम अल्पसंख्यकों से वादा कर रहे हैं उनकी सारी जरूरतों को हम पूरा करेंगे जी। रही बात जुमे के बाद नमाज में संकल्प पत्र बांटने की, तो हम लोग जो है इस संकल्प पत्र को इसलिए हर इंसान तक पहुंचा देना चाहते हैं कि अगर हम भविष्य में अपने संकल्प पर डटे ना रहे तो हमें वो पकड़े, पूछे, जब तक अपनी बात को हम सभी लोगों तक ना पहुंचा दें, हर व्यक्ति तक, हर आखिरी व्यक्ति तक हम अपनी बात को ना पहुंचा दें,
तो हमारे लिए जिम्मेदारी, हमारी जवाबदेही किसी व्यक्ति की बनती नहीं है। सपोज हम एक बंद कमरे में एक संकल्प पत्र या घोषणा पत्र की घोषणा कर दें, तो उसको जब आवाम को पता ही नहीं होगा तो वो हमसे क्या जवाब मांगेगी। ठीक है, तो हम जो है इसलिए जो है सब लोगों तक इस बात को पहुंचा देना चाहते हैं कि जब हम गवर्नमेंट फॉर्म करें तो हमसे पूछें कि जो हमने संकल्प पत्र में बात रखी थी वो हमने पूरी की या नहीं की। ये इसलिए हम लोगों ने टारगेट रखा है मैक्सिमम लोगों तक, लगभग 25 लाख लोगों तक जो है अपनी बात एक महीने में पहुंचा देने के लिए। ठीक है, डॉक्टर अभिषेक राय जी, आपके वोट बैंक पर सेंधमानी कर रही है कांग्रेस पार्टी? देखिए, राजनीति में हर दल को अपनी बात रखने का अधिकार है जी, हमें इनके इससे कोई आपत्ति नहीं है। ये जो काम करना चाहते हैं करें, हर राजनीतिक दल अपना अपना तरीके से चुनाव की तैयारी करता है, लेकिन प्रदेश की जनता बहुत समझदार है, उसे पता है कहाँ अपने मत का उपयोग करना है, उसे पता है कि कौन चुनावी बेला में दरवाजा खटखटा रहा है, कौन इस तरह के काम कर रहा है और कौन उनके साथ संघर्ष कर रहा है। तो उत्तर प्रदेश की जनता बहुत समझदार है, उसे पता है उसको अपने मत का कहाँ प्रयोग करना है। रही बात विकास की, हम विकास और उस पर चुनाव लड़ना चाहते हैं, रोजगार पे चुनाव लड़ना चाहते हैं, किसान के मुद्दे पे चुनाव लड़ना चाहते हैं। हम, हमारे लिए सारी जातियों एक बराबर है, हम सबको एक साथ जोड़ के काम करना चाहते हैं। तो हमारा मुद्दे ही अलग है। कांग्रेस अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है, इनका किला दरकता जा रहा है, इनके बड़े बड़े नेता इनकी पार्टी छोड़ के, इनका कुनबा छोटा होता चला जा रहा है जी। अभी कल ही परसों में ललितेश त्रिपाठी जी ने वहां कांग्रेस छोड़ने का निर्णय लिया है, तो इनका किला दरक रहा है। अब ये कहते हैं ना, हाथ पैर तो मारेंगे, मारने दीजिए, प्रदेश की जनता बहुत समझदार है। ठीक है, जैनेंद्र जी, किस तरह से सर आप देख रहे हैं कांग्रेस पार्टी के इस अभियान को, जो 16 बिंदु अपने संकल्प पत्र में कांग्रेस पार्टी ने रखे हैं, जो मुस्लिम वोट बैंक को साधने की कोशिश कांग्रेस पार्टी कर रही है, और कांग्रेस के प्रवक्ता तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि साहब ये कोई जातिगत या धर्म के आधार पर राजनीति नहीं है, बल्कि हम तो मुद्दों पर राजनीति कर रहे हैं, कम से कम सरकार बनाएंगे तो जनता ये पकड़ पाएगी कि हमने इन मुद्दों को पूरा किया या नहीं किया। लेकिन सवाल ये है ना कि ऐसे संकल्प पत्र तो हर चुनाव से पहले आते हैं, और कितने वो पूरे हो पाते हैं? जी, मैं बताना चाहूंगा कि जब लोकतंत्र स्थापित हुआ था तो उसकी परिकल्पना यही थी कि समाज में जो पिछड़े हैं, दलित हैं, या उस समय क्या दलित और उसका पिछड़े का नहीं था इतना ज्यादा, उस समय केवल ये परिकल्पना थी कि जो समाज में पीछे का तबका है, यानी कि बराबरी नहीं कर पा रहा है या अपने 2 समय का भोजन नहीं जुटा पा रहा है, तो उसको भी सशक्त बनाया जाए। और इसी वजह से लोकतंत्र की एक स्थापना करके ये विचार प्रतिपादित किया गया था जी। लोकतंत्र हमारे भारत में भी 1947 से है, और यहाँ सभी जो पार्टियां हैं वो हर जाति, हर धर्म विशेष, हर मजहब के बीच में जाती हैं और बताती हैं और उनको वादे करती हैं, दिखावा करती हैं कि हम उनके लिए ये कार्य करेंगे जी। मैं आपके माध्यम से सरकार, कांग्रेस से सवाल पूछना चाहूंगा कि 58 साल से आप 58 साल सत्ता में रहे और लगभग 30, 35, 40 साल उत्तर प्रदेश में भी सत्ता में रहे, लगभग 1947 से 1989 तक आप सत्ता में ही थे उत्तर प्रदेश में। हालांकि 1, 2 साल, 3 साल का समय दूसरी पार्टियां रही होंगी, तब उन्होंने क्यों मुसलमानों का विकास नहीं कर पाया? आज उन्हें फिर से ये मुसलमानों के बीच में स्पेशली जाने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि मैं मानता हूं कि अगर मुसलमानों में आज भी 2% बच्चे ही स्नातक तक पहुंच पा रहे हैं, तो इसका जिम्मेदारी पूरी तरह से नहीं, लेकिन 80% मैं कांग्रेस पे ही डालूंगा। और दूसरी चीज, इन्होंने देखिए घोषणा पत्र में क्या क्या लिखा है। इन्होंने लिखा है कि जैसे छात्रावास बनाएंगे, इन्होंने मुसलमानों के बच्चों के लिए छात्रावास बनाएंगे। इन्होंने 60 साल में नहीं बना पाए थे, इन्हें 60 साल में दिखाई नहीं दे रहा था कि इन बच्चों को पढ़ाई नहीं मिल पा रही है, ये बच्चे स्नातक तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, नौकरियों में इनका कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। 1.8 या 1.9% IAS IPS की नौकरियों में इनका प्रतिनिधित्व है, तो इनको 60 साल में दिखाई नहीं दिया था। इन्होंने कहा कि बुनकरों की समस्या अकेली मुसलमानों की नहीं है। अगर आप
बनारस, बलिया, लार, खेवाड़ा, मऊ, भदोई, जो आजकल संत कबीर नगर है, और बाकी जगहों पे पूर्वांचल में जाएंगे तो बुनकरों को बिजली नहीं मिलती है, उनको लोन पास नहीं हो रहा है, उनके पूरे के पूरे लॉट जो अभी पिछले साल उन्होंने बनाए थे वो कैंसिल हो गए हैं। उनके सामने जीवन निर्वाह का प्रश्न खड़ा हो गया है। आज की सरकार भी, भाजपा सरकार भी दावा करती है हम इतना राशन मुफ्त दे रहे हैं, उतना दे रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ कि पहले राशन में मिट्टी का तेल, चीनी, गेहूं, चावल, दाल, तेल खाने का, ये सारी चीजें मिलती हैं। आज के समय में केवल 2 चीजें लोगों को मिल पा रही हैं, गेहूं और चावल। वो बनाएंगे किस पे? सिलेंडर आपने इतना महंगा कर दिया है भाजपा सरकार ने, वो सिलेंडर कहां से लाएंगे? आप कहां से जलाएंगे? तेल आप खाने का, पकाने का दे नहीं रहे हैं, दाल आप दे नहीं रहे हैं, वो क्या केवल आटा फकेंगे या चावल खाएंगे केवल? जी। तो मैं ये बताना चाहूंगा कि कांग्रेस का भी ये सियासी दाव है, लेकिन उस पर मुझे कोई आपत्ति नहीं है कि वो स्पेशली मुसलमानों के बीच में जा रही है। अगर यही चीज वो जिले वाइज, जिले की पूरी जनसंख्या को केंद्रित करके एक योजना बना के देती तो वो ज्यादा बेहतर होता। ठीक है, भास्कर दुबे जी, आपको आवाज मिल रही है सर मेरी? भास्कर दुबे जी, आपको आवाज मिल रही है सर मेरी? जी मिल रही है जी। भास्कर दुबे जी, कांग्रेस पार्टी के संकल्प पत्र को आप किस तरह से देख रहे हैं सर? अल्पसंख्यकों के लिए, मुस्लिमों के लिए कांग्रेस पार्टी ने ये दरअसल 16 बिंदुओं का एक संकल्प पत्र तैयार किया है और इसमें कहा जा रहा है कि अब हर शुक्रवार को 15 अक्टूबर तक जो मस्जिद है, जुम्मे की नमाज के बाद हम मुस्लिम समाज के लोगों को ये संकल्प पत्र देंगे और उनको बताएंगे कि हम इन वादों को पूरा करेंगे। क्या सिर्फ एक धर्म की राजनीति कांग्रेस पार्टी नहीं कर रही है? क्या यह संकल्प पत्र सभी जनता के लिए नहीं होना चाहिए था? क्या सिर्फ मुस्लिमों को साधकर ही कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश जीत पाएगी? क्या ये सोच है कांग्रेस पार्टी की इस बार? देखिए, ये चुनावी मौसम फिर आ गया है। इस चुनावी मौसम में सभी पार्टियां वोटों को एकजुट करने की कोशिश कर रही हैं। कांग्रेस मुसलमानों को दाना डाल रही है, बसपा प्रबुद्ध और बीजेपी प्रबुद्ध सम्मेलन करके ब्राह्मणों के पीछे लगी हैं। लेकिन ये जब तक जातीय तुष्टीकरण की राजनीति चलेगी तब तक किसी भी दल का, किसी भी जाति का। आपने भाजपा का नाम नहीं लिया, भाजपा किसका सम्मेलन कर रही है? प्रबुद्ध सम्मेलन कर रही है। आपने सुना नहीं? संभवतः नहीं, आपने सपा बसपा बोला ना, मैं इसी वजह से बोला आपको। नहीं, सपा और भाजपा, बसपा तीनों है, तीनों कर रहे हैं सम्मेलन। हाँ, भास्कर जी बोलिए सर, आपको आवाज मिल रही है? जी। जातियों की राजनीति इस देश की सच्चाई है। बिना जातियों के राजनीति का कोई महत्व तो नहीं है। रहा कांग्रेस अकेले मुसलमानों को इकट्ठा करके 20-22% जो वास्तविक है किस तरह से अपनी ओर लाएगी, ये उसके लिए एक बड़ी चुनौती है। क्योंकि अन्य पार्टियों पे सभी दल, चाहे अब एक निषाद पार्टी भी निकल आई है, निषाद पार्टी के अपने अलग वोटरों का क्लेम कर रही है, सुभाषपा अपने अलग वोटरों का क्लेम कर रही है। सर्व समाज के लिए कोई पार्टी इस समय बात नहीं कर रही है, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो अन्य दल हो, चाहे वो जितने दल नए बने हैं, चाहे वो शिवपाल की पार्टी हो। बंटवारा मुस्लिमों का इन्हीं दलों में होना है। जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि इन्हीं दलों में वो सारे के सारे मुस्लिम वोटरों को खींचने में लगे हुए हैं। कोई ब्राह्मण खींच रहा है, कोई पिछड़ा खींच रहा है, कोई मौर्य खींच रहा है, कोई जैन खींच रहा है, कोई निषाद खींच रहा है, किसी की जो है वो अन्य जातियों पर नजर है। तो इन जातियों से संभव, मुझे नहीं लगता इन जातियों की राजनीति से देश और प्रदेश का भला संभव है। ठीक है, ठीक है भाई, एक मिनट। जी बोलिए सर, बोलिए। देखिए, जैसा कि भास्कर सर ने बोला कि कोई ना कोई जाति को खींचने में लगी हैं छोटी पार्टियां, और बड़ी पार्टियां भी किसी एक संप्रदाय और उसको खींचने में लगी। मैं यहाँ इनको करेक्ट कर देता हूँ, क्योंकि इन्होंने सुभाषपा का नाम लिया। सुभाषपा के साथ 9 अन्य दल भी जुड़े हुए हैं, और मैं बता दूं हमारे में जाति धर्म जैसी कोई बात नहीं है। मैं आपको घोषणा पत्र जो आएगा उसी की कुछ लाइनें ही सुना देता हूँ। विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, किसानों के हक,
महिला सुरक्षा, कानून व्यवस्था, शराब माफिया पर नकेल, भ्रष्टाचार और घोटालों की जांच, कोरोना से बचाव, पर्याप्त बचाव, अस्पताल, तो ये प्रमुख वो मुद्दे हैं। इसमें आप बताइए कि हमारी पार्टी में कहां जाति धर्म की बात आ गई। ये सभी के लिए समान होगा, इसमें ऐसा कुछ नहीं होगा कि प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन कहना पड़े और उनको अकेले में ले जाके बताना पड़े भाजपा की तरह की हमने आरक्षण में जो आरक्षण मिलना चाहिए था वो नहीं किया, बल्कि उस आरक्षण को दरकिनार करके अगड़ी जाति और ठाकुर और ब्राह्मणों से वो सीटें भर दी। ठीक है, हमें ये बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इस पर भास्कर जी और राघवेंद्र जी के पास में जाऊंगा, लेकिन चौधरी साहब अपनी बात रखना चाह रहे हैं। चौधरी साहब आप बोलिए। इसमें मेरा सवाल एड ऑन ये भी है चौधरी साहब कि सिर्फ मुसलमानों की बातें क्यों? क्या उत्तर प्रदेश के अंदर सिर्फ मुसलमान ही रहते हैं? मोहम्मद खान मेरा नाम है, चौधरी नहीं है सर। माफी चाहता हूँ। देखिए, माफी चाहूंगा, पॉलिटिकल पार्टीज में जो है विंग्स हैं, और हमारा भी जो है विंग एक है अल्पसंख्यक विंग। ये जो संकल्प पत्र है ये अल्पसंख्यक विंग का है बेसिकली, और नेचुरल आगे जाके जो है जो अल्पसंख्यकों की बात है ये कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र में भी शामिल होंगे। ऐसा नहीं है अल्पसंख्यक बात कर रही है। जब हम ब्रॉड लेवल पर प्रदेश में कांग्रेस का घोषणा पत्र लाएंगे तो उसमें ये सारी बातें भी होंगी, और सभी लोगों की जो बातें हैं, सभी जातियों की बातें हैं वो इंक्लूड होंगे डेफिनेटली। तो हम जो है किसी धर्म जाति की राजनीति नहीं, बल्कि सब पिछड़े हुए आखिर पायदान पे जो व्यक्ति खड़ा है हम सब उनके लिए खड़े हुए हैं। लेकिन खालिद मोहम्मद जी, इसमें तो सिर्फ आप जिक्र ये कर रहे हैं ना कि हम मुस्लिमों को ये संकल्प पत्र बांटेंगे जुम्मे की नमाज के बाद, तो इसमें क्या समझा जाए कि ये जो 16 बिंदु है, क्या ये जो 16 बिंदु है समाजवादी का वोट भी नहीं रहा? खालिद मोहम्मद खान साहब, ये जो 16 बिंदु है ये तो सिर्फ आप मुस्लिमों के लिए लेकर आए हैं ना? हैं कि केवल और केवल मुस्लिम की राजनीति करना चाहते हैं। हम लोग मुस्लिमों की नहीं, सब लोगों की बात कर रहे हैं, और बहुत जल्दी जो है हम घोषणा पत्र में भी इन सब बातों को शामिल करेंगे। चलिए ठीक है। भास्कर जी, मैं चाहूंगा आप कुछ बोलना चाह रहे थे, अपनी रखिए, और उसके बाद में राघवेंद्र जी सीधा आपके पास आ रहा हूं, उसके बाद अभिषेक जी आपके पास आ रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि इस सभी पार्टियां चुनाव के पूर्व सबके सभी की बात करती हैं। जैसे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने भी इस चुनाव के जीतने के बाद कहा कि साहब जो है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास होगा। उन्होंने कहा साहब अल्पसंख्यक के एक हाथ में कुरान होगी, एक हाथ में लैपटॉप होगा। और हमें ये नहीं समझ में आ रहा, कांग्रेस का जो बेस तोड़ था वो तो टूट चुका है। ब्राह्मण, दलित और मुस्लिम, ये तीन ब्राह्मण के ये तीन वोट थे जो है वो कांग्रेस के जो जुड़े हुए थे और कांग्रेस सरकार बनाती थी। लेकिन भास्कर भाई आप जैनेश जी एक बार सुन लीजिए सर प्लीज, बाकी लोग भी प्लीज, मैं आऊंगा सर, थोड़ा रुक जाइए प्लीज। दलों में बात है, इन्हें कपड़ों से पहचाना। जैनेश जी देखिए, बाकी लोग इंतजार कर रहे हैं, थोड़ा सुन लीजिए सर। आप सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की स्थिति में कैसे संभव होगा, मैं ये जानना चाहता हूं। चलिए ठीक है राघवेंद्र जी, ठीक है ठीक है राघवेंद्र जी, जैनेश जी, जैनेश जी थोड़ा रुक जाइए सर प्लीज, दरख्वास्त है मेरी आपसे, थोड़ा रुक जाइए। अभी देखिए अभिषेक जी भी हैं और राघवेंद्र जी भी है, दूसरा उनका कमेंट अभी नहीं हुआ। राघवेंद्र जी, सवाल यह है, क्या बीजेपी सरकार में अल्पसंख्यकों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जो कि कांग्रेस पार्टी को अलग से एक संकल्प पत्र लेकर आना पड़ा कि साहब हम देखिए आपका ख्याल रखेंगे? अब देखिए, भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के नारे को लेकर के ईमानदारी से आगे बढ़ रही है। वो हिंदू, मुसलमान, दलित, बैकवर्ड, पिछड़े अगड़े इसकी राजनीति नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश और देश की विश्वसनीय पार्टी वर्तमान में है, ये बात साबित हो गई है। खाली देश ही नहीं, वैश्विक स्तर पर हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं वो नंबर 1 के लीडर स्थापित हो गए। विभिन्न जो है चैनलों ने, विभिन्न प्रकार के जो सर्वेक्षणों में इस बात को स्थापित हो गया है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में चाहे समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो, कांग्रेस हो, इनको अपनी विश्वसनीयता का संकट जाहिर हो गया है। इसीलिए कभी गोल टोपी लगाते हैं, कभी लंबी टोपी लगाते हैं, कभी रोजा इफ्तार में जाते हैं, कभी नवदुर्गे में भोजन करने जाते हैं, कभी गंगा नहाने जाते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता भली प्रकार से इनको पहचान चुकी है। ये लोग किस प्रकार से जब सरकार में आते हैं गतिविधियां करते हैं। हमने आपको बताया है, केंद्र में जब कांग्रेस की सरकार थी उन लोगों ने क्या किया था। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में जो 4.5 लाख सरकारी नौकरियां दी हैं,
समाजवादी पार्टी के 2 कार्यकाल, बहुजन समाज पार्टी के 2 कार्यकाल, दोनों लोगों को जोड़ लिया जाए, इतनी सरकारी नौकरी किसी ने नहीं दी। भारतीय जनता पार्टी ने 17 मेडिकल कॉलेज अभी तक आजादी से लेकर के अभी तक थे, 32 मेडिकल कॉलेज चल रहे हैं और प्रत्येक जिले में पीपी मॉडल से मेडिकल कॉलेज स्थापित करने की योजना है। इसी तरीके से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी 10 मेट्रो ट्रेन चलाने जा रही है। अगले महीने से आगरा और कानपुर में मेट्रो ट्रेन का संचालन हो जाएगा। इसी प्रकार से 15 एयरपोर्ट बना रही है, 5 अंतर्राष्ट्रीय स्तर के, लंबी श्रृंखला है महाराज जी। लेकिन ये लोग विकास और सुशासन के मुद्दे पर जाना ही नहीं ठीक है सर, ठीक है, आप सभी लोग बने रहिए, वक्त एक ब्रेक का हो रहा है और ब्रेक के बाद सीधा अभिषेक जी आपके पास में आ रहा हूं सर। चलिए एक बार फिर से आपका चर्चा में स्वागत है। तमाम खास मेहमान मेरे साथ बने हुए हैं। अभिषेक जी आपके पास अब मैं आ रहा हूं। अभिषेक जी, कांग्रेस पार्टी का जो ये उनमें एक बिंदु ये भी है कि अखिलेश यादव सरकार के दौरान जो भी छोटे बड़े दंगे हुए, उन दंगों के दोषियों को हम सजा दिलवाएंगे। प्रयाग जी देखो, मैं पहली बार कुछ बातों पे वो बोल देता हूँ। जैसे खालिद भाई को मैं सुन रहा था, खालिद भाई कह रहे थे कि हमारा वोट बैंक खिसक रहा है। सबसे पहली बात, उत्तर प्रदेश की जनता ने अभी पंचायत चुनाव हुए थे, उसमें आईना दिखाने का काम किया सारी विरोधी पार्टियों को। समाजवादी पार्टी उसमें नंबर 1 थी जी। दूसरी बात, अभी मैं राघवेंद्र भाई को सुन रहा था, काफी कुछ उन्होंने बताया, विकास के बड़े सारे उन्होंने नाम प्रोजेक्ट गिनाए। मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ, 5 काम से पैसे गिना दे जिसका इन्होंने शिलान्यास किया और उसका उद्घाटन किया। पुरानी सरकारों के काम का ये उद्घाटन करते, सिर्फ फीता काटा इन्होंने और कुछ नहीं किया। उसके बाद मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, इनकी सरकार क्यों नहीं कल सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा डालती है केंद्र सरकार कि हम जातिगत जनगणना नहीं दिखा सकते, हम नहीं करा सकते। भाई क्यों नहीं करा सकते आप? आपने तन में वादा किया था, अब आप सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दे रहे हो कि हम नहीं करा पाएंगे। आप पिछड़ों का, दलितों का, शोषित वर्ग का, समाज का अधिकार मारने का काम कर रहे हो। इसका जवाब कौन देगा? आप विकास की बात करते हैं, हम विकास के मुद्दे पे आपसे बात करना चाहते हैं। हमने बोला ना, आप 5 ऐसे काम गिना दिए जिसका आपने शिलान्यास किया और उसका उद्घाटन किया। हमने 22 महीने में एक्सप्रेसवे बनाया और उस पर आज फाइटर प्लेन उतर सकता है। आपने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे 5 साल में नहीं बना पाया, जो हमारे सरकार का प्रोजेक्ट था। हमने बजट उन्मुक्त करा था और आज उसमें दरारें पड़ गई इस बारिश में। तो कहते हैं ना, विकास का मॉडल आप मत बात करिए। आप लोगों ने कुछ किया नहीं, 4.5 साल से एक चीन निद्रा में सोए रहे हैं। चुनाव आ गया तो फिर घोषणाएं। अभी इन्होंने कहा मेडिकल कॉलेज इन्होंने बना दिए। मैं पूछना चाहता हूँ, कितने धरातल पे मेडिकल कॉलेज है उत्तर प्रदेश में? अगर ये बता पाए तो मैं जरूर जानना चाहूंगा। ठीक है, कितने धरातल पे मेडिकल कॉलेज? चलिए जवाब ले लेते हैं। राघवेंद्र जी जवाब दीजिए सर। एक बार फिर से देखिए, वही आरोप समाजवादी पार्टी आपके ऊपर लगा रही है कि जो आधारशिला समाजवादी पार्टी ने रखी, आप उनको आगे बढ़ा रहे हैं। अब देखिए, समाजवादी पार्टी ने 2 आधे अधूरे काम किए थे। एक लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे आधा अधूरा बनाया था, एक लखनऊ में मेट्रो आधी अधूरी चलाई थी। मात्र इसके अलावा ये तीसरा काम नहीं गिना सकते क्या किया था। उसको पूरा कराने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। अब मेरी बात होने दीजिए, मेरी बात होने दीजिए। देखिए पराग जी, ये लोग डिस्टर्ब बहुत करते हैं। अच्छा अभिषेक जी एक बार सुन लीजिए सर, फिर मैं आऊंगा। आप बोलिए। मेरी बात होने दीजिए। हमने जो है सरकारी नौकरियां जो बताई, क्या वो गलत बताई? क्या 4.5 लाख से ऊपर सरकारी है तो स्थापित तत्व होता है। सरकारी नौकरी हम कोई गुमराह नहीं कर सकते हैं, कोई हम बैठ करके। अभिषेक जी 10 महानगरों में मेट्रो ट्रेन चलाने का काम कर रहे हैं हम। ये क्या गलत बोल रहे हैं क्या? 15 एयरपोर्ट बना रहे हैं, 5 अंतर्राष्ट्रीय स्तर के एयरपोर्ट बना रहे हैं, ये गलत है क्या? समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में जब अखिलेश यादव ने सरकार छोड़ी थी, बेरोजगारी दर 17% थी। आज उत्तर प्रदेश में घट के 6.5% रह गई है। ये गलत है क्या? प्रति व्यक्ति आए उनकी समाजवादी पार्टी सरकार में, जब इन्होंने सरकार छोड़ दी 50,000 रुपए प्रति व्यक्ति के लगभग थी। वर्तमान में उत्तर प्रदेश 1 लाख के आसपास है। ये तो सरकारी आंकड़े होते हैं, इसमें हम कभी गुमराह नहीं कर सकते। क्या ये बात सत्य है? उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के गुंडों ने 14 अरब रुपए की संपत्तियां सरकारी कब्जा कर ली थी। हमारी माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने उसे छुड़ाया। ये गलत है क्या? उत्तर प्रदेश में थाने समाजवादी पार्टी के गुंडे चलाया करते थे, ये गलत है क्या? भारतीय उत्तर प्रदेश, अरे आदरणीय मेरी बात होने दीजिए। आपने अपनी बात कही, मेरी बात तो कहने दीजिए भाई। आप लोग डिस्टर्ब करने के अलावा कुछ मेरी बात तो सुनिए भाई। पूरा उत्तर प्रदेश में आपने अराजकता की आग में झोंक रखा था।
पूछ रहा हूँ। जब मुजफ्फरनगर में दंगे हो रहे थे, सैकड़ों हत्याएं हो गई थी, हजारों लोगों ने घर बार छोड़ दिया था, आपके जो है अखिलेश यादव सैफई में अपने पिताजी का जन्मदिन मना रहे थे। चलिए ठीक है, चलिए जैनेन जी देखिए बड़ा गौर से सुन रहे हो, मुझे लग रहा है जवाब भी देना चाह रहे हैं। ठीक है, ठीक है अभिषेक जी, राघवेंद्र जी, ठीक है सर, आपस में झगड़िए, समय खराब हो रहा है, प्लीज। ठीक है जैनेन जी, आप अपनी बात रखिए। और देखिए सवाल मेरा ये भी आपसे है कि हम कांग्रेस पार्टी के ऊपर तो ठीक है अभिषेक जी आ रहा हूं सर, थोड़ा सा रुक जाए प्लीज, दरख्वास्त है मेरी आपसे। एक बार जैनेन जी अपनी बात रख लें। जैनेन जी आप अपनी बात रखिए, लेकिन मेरा सवाल इसमें यह है कि हम कांग्रेस पार्टी के ऊपर तो आरोप लगा रहे हैं कि साहब आप मुस्लिमों को लेकर ये संकल्प पत्र लेकर आगे 16 बिंदुओं का, लेकिन ओवैसी क्या कर रहे हैं? ओवैसी भी तो वही कर रहे हैं ना। आज देखिए प्रयागराज में 1 बजे उनकी जनसभा है, मुस्लिमों को संबोधित करेंगे। जी नहीं, पहले मैं कुछ राघवेंद्र भाई ने हमारे बातें बताई उनको बता देता हूँ। जैसे इन्होंने कहा कि विश्व के नंबर 1 नेता हैं और सर्वे में आया है बार बार। 2600 लोगों, 2200 लोगों, 800 लोगों के 5-6 अलग अलग सर्वे करवा लिए, उसमें आ गया। और उसमें खास बात ये थी, सारे जो पढ़े लिखे इंटरनेट यूज करने वाले लोग थे, उन्होंने सर्वे में हिस्सा लिया था। तो 130 करोड़ की जनता में, 800 करोड़ के विश्व की जनता में, अरे वो देश के प्रधानमंत्री आपको शर्म आनी चाहिए, वैश्विक लीडर है नरेंद्र मोदी जी। आज पूरा विश्व उनका सम्मान कर रहे हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। क्या बोल रहे हैं थोड़ा धैर्य रखिए। आप क्या बोल रहे हैं? ये बताइए, एक वैश्विक लीडर को आप इस प्रकार से बातें कर रहे हैं, कम से कम थोड़ी सी पार्टी से ऊपर उठ के तो बात करिए। वर्तमान में विश्व के नेता है नरेंद्र मोदी जी। मैं तभी टोक सकता था राघवेंद्र भाई, जब आप ये बात बता रहे थे, मैं तभी टोक के इसको करेक्ट कर सकता था। राघवेंद्र जी सुन लीजिए एक बार, अच्छा फिर मैं आ रहा हूं आपके पास। आपने दूसरी बात बताई कि विश्व के सबसे बड़े नेता, जो पहले भी बताई, उसका कल ही एक वो नजर आ गया, जीता जागता उदाहरण, कि कमला हैरिस जी से मिले प्रधानमंत्री जी, लेकिन कमला हैरिस जी ने एक ट्वीट तक नहीं किया, लेकिन एक छोटे से अफ्रीकी देश के वो अध्यक्ष के साथ मिली, राष्ट्राध्यक्ष के साथ मिली, उसके लिए उन्होंने ट्वीट किया। तो कितने बड़े नेता हैं और उनकी कहां तक पहुंच है, ये साफ दिखाई देता है। उसके रीजन हो सकते हैं कि वो अब की बार ट्रंप सरकार के नारे लगा रहे थे पिछली 8 महीने पहले, तो हो सकता है वो एक कारण रहा हो, लेकिन वैश्विक राजनीति ऐसे नहीं चलती है। तीसरी बात आपने कही प्रति व्यक्ति आय कि पहले इतनी थी, अब 1 लाख से ऊपर होगी। मैं आपको बता दूं, नए आंकड़े पढ़िएगा, जो सपा सरकार थी या उससे पहले की सरकारें थी, उस समय प्रति व्यक्ति आय की दर बढ़ रही थी। आय और आय की दर में अंतर समझिएगा, आय की दर बढ़ रही थी। भाजपा सरकार बनने के बाद आय की दर में प्रति वर्ष कमी आती गई और आज की डेट में 65,000 रुपए प्रति व्यक्ति आय है, और जो पहले 45,000 रुपए प्रति व्यक्ति आय हुआ करती थी, और जिस दर से बढ़ रही थी, तो आज के समय में वो 1,35,000 रुपए प्रति व्यक्ति आय होनी चाहिए थी, लेकिन आज की डेट में वो 65,000 रुपए प्रति व्यक्ति आय है। आपने बात की हॉस्पिटल की, फिर आप दोबारा से जाइएगा, देखिएगा ICMR के साइट पे जाके कि 2017 में 4,635 हॉस्पिटल थे उत्तर प्रदेश में, और अप्रैल 2021 में भी उन्होंने जारी किया 4,635 ही हॉस्पिटल है। शायद आप अपने वाले लिखवाना भूल गए। सरकारी अस्पताल की बात हो रही है श्रीमान जी, नाम बदले बात हो रही है। उन्होंने ये कहा कि क्या बात कर रहे हैं? मैं सरकारी अस्पताल की बात कर रहा हूँ भाई, हॉस्पिटल का, सरकारी मेडिकल कॉलेज। ठीक है जैनेन जी, आप ओवैसी पर भी बोलिए थोड़ा सर प्लीज, जल्दी जल्दी कंक्लूड करिए सर। देखिए भास्कर जी इंतजार कर रहे हैं। राघवेंद्र भाई पूरी बात हो जाने दीजिए। देखिए जहां तक ओवैसी जी की बात है, तो ओवैसी जी जो उनका अपना वोट बैंक है उसके बीच में जा रहे हैं, और उनको नहीं लगता है कि दूसरे समुदाय में भी जाना चाहिए, दूसरा वोट लेना चाहिए। तो ये उनकी अपनी सोच हो सकती है, लेकिन वो हर जगह अपनी बात को यही कहते हैं कि हम सबके लिए कर रहे हैं। और उस चीज को आज अगर आप वो रैलियां नहीं दिखाते हैं जिसमें वो हिंदुओं के बीच में जाते हैं और बातें करते हैं, हिंदुओं के बड़े बड़े जो धर्म गुरु हैं उनसे भी बातें करते हैं, वो चीजें आप लोग कभी नहीं, आप लोगों से मतलब
कि मीडिया वो चीजें नहीं दिखाता है। हाँ। वो केवल यही दिखाता है कि वो मुस्लिमों के बीच में जा रहे हैं, वो मुस्लिमों की मीटिंग कर रहे हैं। जैसे आज आपने ये कांग्रेस का मुद्दा उठाया कि वो आज मुसलमानों के बीच में गई है घोषणा पत्र लेके, लेकिन आप ये मुद्दा नहीं उठाते हैं कि भाजपा कभी क्यों नहीं गई केवल ब्राह्मण और बनिया को। सर मैंने तो पूछा अभी, देखिए राघवेंद्र जी से आप ही के सामने पूछा, क्या मुसलमानों का ध्यान नहीं रख पा रही है बीजेपी सरकार, जो कि कांग्रेस को अलग से संकल्प पत्र लाना पड़ रहा है? और रही बात ओवैसी साहब की, तो सर जो ग्राउंड पर नजर आता है वो हम दिखाते हैं, जो नजर नहीं आएगा तो उसको हम कैसे दिखाएंगे? खैर भास्कर जी, इस पर आपकी राय क्या है? इल्जाम नहीं लगा रहा हूं, मैं केवल ये बता रहा हूं कि मीडिया उन चीजों को छोड़ देता है, ठीक है, क्योंकि वो इतने बड़े विस्तृत लेवल पे इन चीजों को नहीं करते हैं, या दूसरी पार्टियां नहीं करती हैं इतने विस्तृत लेवल पे कि वो आपको दिखाई दे। ठीक है भास्कर जी, भास्कर जी इस पर आप क्या कहेंगे? सर देखिए, जो ग्राउंड पर नजर आएगा हम तो वही दिखाएंगे ना, जो नजर नहीं आएगा तो उसको कैसे दिखाएंगे? पराग, ये हर बार चुनाव में होता है, विपक्षी पार्टियां मीडिया पे निरंतर आरोप लगाती रहती साहब। मैं मीडिया पे आरोप नहीं लगा रहा हूं, मैंने ये कहा कि उन चीजों को कवर नहीं कर पाते। मीडिया कभी सरकार के साथ नहीं होता। हम सरकारों की बात करते हैं, सरकारों की कमी दिखाते हैं और सरकारों को सचेत करते हैं। आज के कुल डिबेट का मामला ये है कि जो 1995 के दौर में, 1990 के दौर में जो कांग्रेस पार्टी का और अन्य बड़े दलों का विखंडन हुआ और क्षेत्रीय छत्रप उगे हैं, उन क्षेत्रीय छत्रपों ने प्रदेशों में सरकारें बनाई। उत्तर प्रदेश में चाहे मुलायम सिंह यादव उस समय रहे हो, बिहार में लालू यादव रहे हो, साउथ में करुणानिधि, जयललिता, ये सब क्षेत्रीय छत्रपों का उदय हुआ। कांग्रेस टूटी, कांग्रेस अपनी नीतियों की वजह से टूटी, कांग्रेस सर्व समाज के साथ न रहने की वजह से टूटी। आज यही स्थिति, लगभग यही स्थितियां सबके साथ है। अब इन छत्रपों में भी छत्रप उगाए हैं। पहले केवल समाजवादी पार्टी थी, सशक्त विरोध था, फिर बसपा आई, बसपा ने सशक्त विरोध किया, सरकारें बनाई। अब जो ये इच्छा शक्ति है, बड़े दलों के साथ साथ छोटे दलों के भी सरकार बनाने की इच्छा शक्ति इन तो किसी भी सांप्रदायिक या गैर सांप्रदायिक या राजनैतिक दल को जन्म देती है। अब आज जो हम बातें कर रहे हैं, इस चुनाव के समय पे कांग्रेस मुसलमानों के पास जा रही है, ओवैसी क्या करेंगे, अखिलेश यादव क्या करेंगे, वही वोट बैंक तो इनका भी रहा है। तो सर्व समाज के वोट बैंक पे आइए। आज तक अगर किसी पार्टी का वोट नहीं घटा है तो बसपा है। बसपा इंटैक्ट थी, एक भी सीट नहीं मिली, 22% उसका गत चुनाव में भी था। तो अब इन सब चीजों पे जो हम लोग वही एनालिसिस करते हैं जो रिजल्ट आते हैं, हम लोग रिजल्ट पे आधारित बोलते हैं, अपने एजम्पशन बोलते हैं कि साहब ये हो सकता है। आज की तारीख में जो भी स्थितियां हैं, जिस भी तरह से सभी दल आपस में एक दूसरे की टांग खींच रहे हैं, क्या सब लोग बैठ के एक साथ इस मुद्दे पे एक बार बात क्यों नहीं कर लेते हैं? इससे प्रदेश की जनता का भी भला हो और पत्रकार भी बदनामी से बचे। ठीक है, पत्रकार ये कर रहे हैं, पत्रकार मारे जा रहे हो, किसी को नहीं दिखाई पड़ रहा है। तमाम आप ये समझिए, मीडिया में 10,30,30,000 कर्मचारी थे कोरोना काल के पहले, आज 2,08,000 कर्मचारी पूरे देश में मीडिया के हैं। तो इस सब चीजों पे भी आप लोग चर्चा कीजिए कि जो मीडिया हाउसेस बंद हो रहे हैं, जो प्रताड़ित किए जा रहे हैं पत्रकार, जगह जगह हर दल के लोग पत्रकार को मार रहे हैं। पत्रकार सबसे आसान चारा है इन लोगों का। तो अब पराग इस विषय ये है कि अब मैंने जैसे कहा, ये चुनाव का मौसम है, इसमें हर व्यक्ति अपना अपना ठेला लगा के खड़ा हुआ है। जैसे आप देखिए, जब मलिहाबाद में आम आते हैं तो दशहरी का ठेला अलग होता, टोकरी अलग होती है, लंगड़ी अलग होती है, हुस्न आरा की अलग होती है, तमाम और आमों की अलग होती। ठीक उसी तरह से सभी पार्टियां अपनी अपनी जातियों के पास जा रही, जिस जाति का नेता जो सबल है वो उसके पास जा रहा है, सब एक दूसरे को डेंट मारने की कोशिश कर रहे हैं। अब जनता के मन में जो चल रहा होगा तो चुनाव बाद पता। ठीक है, जैनेश जी मैं आ रहा हूं सर, थोड़ा सा रुक जाइए। अभिषेक जी एक बार अपनी बात रख लें, उसके बाद सीधा आपके पास में आ रहा हूं। अभिषेक जी, मैं सारी बातें सुन रहा था, सब समाज को लेके चलने का काम कर रहे हैं। आप हमारे देखे ना, जाने जा रहे हैं, हम 300 यूनिट बिजली फ्री देने की बात कर रहे हैं, हम लोहिया आवास देने की बात कर रहे हैं, हम समाजवादी पेंशन देने की बात कर रहे हैं, हम रोजगार देने की बात कर रहे हैं, हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं। हम विकास की राजनीति करना चाहते हैं, झूठ की और जुमलों की राजनीति हमें नहीं करनी।
हम समाज को एकजुट करना चाहते हैं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे, उनके पास एक विजन है। सबसे कम उम्र में वो मुख्यमंत्री बने थे, सबसे पढ़े लिखे मुख्यमंत्रियों में से रहे। तो उनके पास एक विजन है, एक इंफ्रास्ट्रक्चर कि हमारे यहाँ का युवा दूसरे प्रदेशों में न जाए। 12 से 17 के बीच इनमें से कितना हो चुका? हम तो विकास की राजनीति करना चाहते हैं, लेकिन जनता को जो ये लोग बरगलाने का काम कर रहे हैं, समाज को जो बांटने का काम कर रहे हैं। अरे 10 महीने से किसान उस सिंधु बॉर्डर पे हैं। आज महंगाई की बात, लेकिन अभिषेक जी 2012 से 17 में कितना वर्क हो चुका है इन सब मुद्दों पर? मैं उसी चीज को बता रहा हूँ ना। आप देखिए ना, हम लोगों ने तो काम किया और हमने नए योजनाएं बनाई। हम उसको अपने 5 साल के कार्यकाल में पूरा नहीं कर पाए। उसी योजनाओं को भारतीय जनता पार्टी सिर्फ नाम बदल के और उसका उद्घाटन करके उन्होंने उसे क्रेडिट लेने का काम किया। सबको पता है इकाना स्टेडियम किसने बनाया, चनेश्वर पार्क बनाया, सचिवालय किसने बनाया, वहां अटल जी की मूर्ति लगा दी, कैंसर इंस्टीट्यूट किसने बनाया। इन लोगों ने सिर्फ उस काम को आगे बढ़ाया। हमने विकास की नींव रखी थी, हमने पावर के लिए काम किया उत्तर प्रदेश में। इन्होंने बिजली सबसे महंगी आज उत्तर प्रदेश में कर दी। पूरे देश में कहीं सबसे महंगी बिजली है तो उत्तर प्रदेश में। आज महंगाई डायन नहीं है। जो 2014 में सिलेंडर लेकर के दो केंद्रीय मंत्री घूमते थे, आज कहां है वो दोनों केंद्रीय मंत्री? ठीक है, पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ गए, उस पर कोई जवाब नहीं। सरसों का तेल महंगा हो गया। ये सारे मुद्दे हैं, इस पे बात होगी। जनता इस मुद्दे पे इनसे पूछेगी और इनको जवाब देना पड़ेगा। ठीक है, जैनेन्द्र जी रखिए अपनी बात। जी, जैसे अभी छत्रपों की बात आई थी, तो मैं उसके लिए बता दूं कि जब अभी तो भाजपा शैशव काल में है, थोड़ा और बड़ा हो जाने दीजिए तो छत्रपों की बात भाजपा में भी उभर के आएगी। जैसे भाजपा में एक वंशवादी बेल उभर के आने लगी है धीरे धीरे, वैसे ही छत्रपों की भी बात आने लगी। दूसरी बात इन्होंने बताया कि बसपा का वोट बैंक, जी इससे मैं बिल्कुल सहमत हूँ। बसपा का वोट बैंक पिछले 3-4 चुनाव से 20% से 22% फिक्स रहा है। चाहे उसकी सीटें 0 हो, चाहे 10 हो, चाहे 50 हो, चाहे 150 रही हो, तो उसका वोट बैंक फिक्स रहा है। यही जो वोट बैंक है, इसी को लुभाने के लिए, क्योंकि भाजपा का वोट बैंक जो है पूरे मुस्लिमों का उत्तर प्रदेश में 8% वोट मिला था भाजपा को, तो उसे पता है कि उसे नहीं मिलना है, तो वो उसको ध्रुवीकरण पे डालना चाह रही है, उसका ध्रुवीकरण कर रही है और ये बताना चाह रही है कि दूसरी पार्टियां मुसलमानों के पास जा रही। अरे भाई, हम तो सबके साथ, सबके विकास, सबका विश्वास की बात धरातल पे कर रहे हैं। आप तो केवल कागजों में कर रहे हैं। आप तो कह रहे हैं कि ये पार्टियां मुसलमानों के पास जा रही हैं, ये देशद्रोही हैं। आप मुसलमानों को एक तरह से देशद्रोही कह रहे हैं। आप ओवैसी जी को, जो इसी देश के नागरिक हैं, इसी देश से चुने हुए सांसद हैं, उनको आप ये दिखाना चाह रहे हैं कि ये मुसलमानों की बात करते हैं तो ये देशद्रोही है। अरे भाई, किसी समाज, किसी वर्ग, किसी जाति की बात करना क्या देशद्रोही होता है या वो देश विरोधी होता है? तो यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा कि जो वोट बैंक है, थोड़ा सा इधर उधर जो होता है, वो एक तो अल्पसंख्यक वोट बैंक होता है, उसमें मुसलमान भी आता है, उसमें बौद्ध भी आता है, जैन भी आते हैं, सिख भी आते हैं, सभी लोग आते हैं। इसमें ऐसा कुछ नहीं कि अल्पसंख्यक में केवल आपने बोल दिया है कि मुसलमान ही है, नहीं, सारे लोग आते हैं, यहूदी भी आते हैं। तो अल्पसंख्यक वोट थोड़ा सा इधर उधर होता है, और जो बहुत ज्यादा होता है वो होता है पिछड़ा वर्ग का वोट। पिछड़ा वर्ग का वोट जब देखता है कि मेरा इस सरकार ने कोई ज्यादा काम नहीं किया है या हमारे जो घोषणा पत्र में बातें की थी उनमें से कुछ रह गई हैं, तो वो इधर से उधर होता है। क्योंकि जो अगड़ा वर्ग होता है उसके लिए तो केवल मतलब जो विकास है, सड़क या बिजली या पानी, ये मुद्दा हो सकता है, या टोल या अच्छी सड़कें या बड़े बड़े मॉल्स, उनके लिए सपना हो सकता है। लेकिन जो पिछड़ा है, दलित है, उनके लिए एक सपना होता है 2 वक्त का भोजन और बिजली, पानी, घर, छोटी छोटी नालियां, थोड़ी साफ सफाई उनके घरों के आसपास, उनके घरों के आगे पानी जमा ना हो, कूड़ा कचरा ना हो। ये छोटी छोटी उनकी समस्याएं होती हैं, उन पे मैं ये मानता हूं कि सरकारें कोशिश करती हैं, लेकिन कई बार प्रशासन चूक जाता है, कई बार शासन उस पर ध्यान नहीं देता, तो ये समस्याएं होती है। तो मेरा मानना है कि मेरी पार्टी सुभाषपा और उससे जुड़े राष्ट्रीय भागीदारी संकल्प मोर्चा के सभी दल समाज के सभी वर्गों, धर्मों के बीच में जा रहे हैं और धरातल पे काम करके दिखाएंगे। जो योजनाएं थी वो मैंने कुछ आपको बताई, उसमें बिजली की जो हमारे अखिलेश भाई, अभिषेक भाई बता रहे थे, तो वो 300 यूनिट बिजली फ्री देने का हमने भी वादा किया है और उसका खाका भी मैं बता देता हूँ
कि 32,000 करोड़ रुपया अतिरिक्त खर्च आएगा 300 यूनिट बिजली फ्री देने पे पूरे उत्तर प्रदेश के लोगों को, और 11,000 रुपए अभी सब्सिडी ऑलरेडी दी जा रही है। लेकिन जो लाइन लॉस है वो लगभग 40 से 45% है उत्तर प्रदेश में। लाइन लॉस है या बिजली चोरी है, इस तरह का जो 40 से 50% है, उसको कम करके हम वो 32,000 करोड़ की भरपाई करके वो 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। यहाँ मैंने अपना पूरा खाका भी बता दिया, इसे धरातल पे कैसे उतारा जाएगा। ठीक है। लोग केवल बातें कहते हैं कि हम देंगे, लेकिन मैं आपको खाका बता देता हूँ। शिक्षा के बारे में मैं खाका बता देता हूँ, शिक्षा का हम कैसे, जो अभी आरटीई के तहत फ्री शिक्षा है हमारे देश में, लेकिन वो शिक्षा, लेकिन जैनिन जी आपकी बातों से और अभिषेक जी की बातों से मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप लोगों का मुकाबला आम आदमी पार्टी के साथ हो रहा है? नहीं, आम आदमी पार्टी के साथ नहीं है, ये लोगों को वो सहूलियत मुहैया करवाना है जो 60 तो ये सारी चीजें अभी क्यों याद आई हैं सर? अभिषेक देखिए, अभिषेक जी ठीक है, अभिषेक जी सवाल ये है कि ये सारी चीजें, बिजली फ्री, पानी फ्री, ये सारी फ्री वाली चीजें अभी क्यों याद आई हैं? आम आदमी पार्टी कह रही है कि साहब हम दिल्ली मॉडल को लाएंगे उत्तर प्रदेश के अंदर, उत्तराखंड के अंदर, तो आप कह रहे सर हम भी फ्री बिजली देंगे। और उनके दर्द को हमें समझना होगा, उन किसानों के दर्द को समझना होगा, इसलिए हमारी ये घोषणाएं आ रही। चलिए ठीक है, राघवेंद्र जी जवाब दीजिए इसका। मैं बस एक चीज बोलिए। बिजली का इतना अधिक दाम इस वजह से है क्योंकि कुछ बिजली के बम्पर उत्पादन के बाद भी कुछ प्राइवेट कंपनियों, जो अपने मित्रों की कंपनियां हैं, उनसे बिजली 6 रुपए, 6.5 रुपए, 5.5 रुपए के दाम से खरीदी जा रही है। ठीक है। और उन्हीं कंपनियों से कोई और कंपनी 1.25 रुपए, 1.5 रुपए, 2 रुपए में भी बिजली खरीद रही है। ठीक है सर, अब समय कम है, फायदा पहुंचाने का मामला है, और इसमें राज्य विद्युत परिषद आयोग के सदस्यों ने भी शायद 2019-20 में उंगली उठाई थी। ठीक है सर, राघवेंद्र जी एक फाइनल कमेंट आपका। बिजली का दाम, जैनिन जी आप समय कम है सर, प्लीज बात सुन लीजिए। जैनिन जी ने एक कमेंट किया था कि हमने जो कहा है 17 सरकारी मेडिकल कॉलेज अभी तक आजादी से लेकर के अभी तक थे, उनपे उन्होंने कुछ कहा कि 4,000 कुछ बताया था। बिल्कुल गलत है, हमें लग रहा है इन्हें समझने में कुछ आजादी से लेकर के अभी तक 17 सरकारी एक बार सुन लीजिए अभिषेक जी, जैनिन जी सुन लीजिए, समय नहीं है सर। और प्रत्येक एक मेडिकल कॉलेज, सरकारी मेडिकल कॉलेज कराने का। भास्कर जी आपको आवाज मिल रही मेरी? जी मिल रही जी। भास्कर जी एक फाइनल कमेंट सर। सभी लोग फ्री पर भाग रहे हैं अब सर, ऐसा क्यों हो रहा है अब? ऐसा है फ्री क्योंकि केजरीवाल की सरकार को बिजली फ्री और पानी फ्री पे चल रही है ना, तो इन लोगों को लगता है दिल्ली वाला मॉडल सारे जगह कामयाब आ जाएगा। ठीक है, फ्री में आप देंगे। आप आज सच्चाई ये है कि ना आप सबको नौकरी दे सकते हैं, कोई भी सरकार बना ले, सर नीचे पैर ऊपर कर ले, सभी बेरोजगारों को कोई नौकरी नहीं दे सकता। सब कुछ अगर आप फ्री दे देंगे तो आपकी सरकार कैसे चलेगी? आपका ये बड़ा सवाल है। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का। आज समय इतनी इजाजत मुझे दे रहा है, इसलिए आप सभी से मैं इजाजत चाहूंगा। तो कांग्रेस पार्टी मुस्लिमों के लिए अपना संकल्प पत्र लेकर आई है। सभी पार्टियां दावत तो कर रहे हैं कि साहब हम सबके साथ सबके विकास की बात कर रहे हैं, हर जाति धर्म की हम बात कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अलग अलग जातियों और धर्मों के नाम पर सम्मेलन आयोजित किए जा रहे हैं। खैर, उत्तर प्रदेश का चुनाव है, ये होना तो लाजमी है। दीजिए इजाजत, नमस्कार।